Hello students, welcome to the Utkarsh Academy. In this video lesson, we will discuss about the heterotrophic mode of nutrition. First of all, we just need to understand that what is heterotrophic. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है. ठीक है, देखो हेटेरोट्रॉफिक वेरी सिंपल कि हेटेरो का मतलब क्या, हेटेरो का मतलब हुआ अदर्स, क्या अदर्स. ठीक है, एंड ट्रॉफिक मीन्स नॉरिशमेंट और ट्रॉफिक मीन्स नॉरिशमेंट. ठीक है, तो बेसिकली जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नॉरिशमेंट कराए, खुद की फीडिंग कराए, तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, आई हैव रिटन द डेफिनेशन हियर. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड ले तो बट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एग्जांपल है यहाँ पे एनिमल्स, ऑब्वियस सी बात है, हम भी इसी कैटेगरीज में आते हैं, तो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. बट कुछ और भी है. आई हैव रिटन प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल. प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल मीन्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं है. अब आप समझ सकते हैं मैंने ऐसा क्यों लिखा है. देखो वैसे प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है. क्यों कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अगर क्लोरोफिल है तो बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस व्हाट विल दे डू, they will do the autotrophic mode of nutrition. उनमें autotrophic mode of nutrition हो जाएगा. But what about the plants which are lacking in the chlorophyll? जिनमें क्लोरोफिल है ही नहीं, वैसे प्लांट्स का क्या? तो वैसे प्लांट्स में क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं क्या, फंगी है ना, फंगी क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो व्हाट इज द हेटेरोट्रॉफिक? तो बेसिकली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड ले तो जरूर बट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, वो सेल्फ प्रिपेयर नहीं करेगा, सेल्फ नॉरिशमेंट नहीं करेगा, किसी दूसरे से जब नॉरिशमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ There are three types. First of all, we will discuss about the saprophytic. पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, saprophytic के बारे में बात करेंगे. ठीक है, what is saprophytic? तो बेसिकली समझना बहुत सिंपल है. ऑर्गेनिजम्स फीड खाएगा तो जरूर यहाँ पे, बट फीड ऑन द डेड और द डिकेइंग एनिमल्स ऑफ द प्लांट्स. यहाँ पे वो क्या करेगा, किसी डेड या डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स से जब वो फीडिंग करे तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक कहते हैं. समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल है. देखो कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड एनिमल्स को खाए, किसी सड़े गले प्लांट्स को खाए, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स. जो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं, जैसे कि जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स को खाता है उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं. क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स. जब किसी सड़े गड़े प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर फीड करे तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे. हमारे पास जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, जैसे कि जो चील कौवे उड़ते हैं, दे आर ऑल्सो द डिकम्पोजर्स. जो क्या करते हैं, सड़े गले मांस प्लांट्स को क्या करते हैं, खाते हैं. वैसे ऑर्गेनिजम्स को ही तो हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो सब के सब क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं. जितने भी डिकम्पोजर्स हैं सब के सब क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं. सो ऑल द डिकम्पोजर्स आर सेप्रोफाइट्स. जितने भी डिकम्पोजर्स हैं क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं. लाइक इंसेक्ट, हाउस फ्लाई, फंगी एंड बैक्टीरिया, ये जितने भी हैं सबके सब क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. किसके बारे में बात करेंगे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. तो पैरासाइटिक बहुत सिंपल है. देखो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में डिफरेंस क्या है. सेप्रोफाइटिक में एनिमल्स जो है वो डेड या डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है, बट पैरासाइटिक में क्या होता है, वो किसी
डेड के ऊपर नहीं, किसी लिविंग के ऊपर डिपेंड करता है, किसी लिविंग एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अनदर लिविंग, वो जिंदा है, वो कोई डेड या डिकेइंग नहीं है, वो अभी लिविंग एनिमल्स है, लिविंग प्लांट है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ऐसे में इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम क्या है? पैरासाइटिक। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द सेप्रोफाइटिक एंड द पैरासाइटिक? कि पैरासाइटिक में क्या होगा, वो एक लिविंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वाइल सेप्रोफाइटिक में क्या होगा, वो डेड या डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ यहां पे लिखा है मैंने होस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होस्ट हियर? होस्ट जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर फीड किया जा रहा है, जिसको खाने से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उसी को यहाँ पे होस्ट कह रहे हैं। बेसिकली द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसका क्या? अनदर लिविंग, जो लिविंग एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वही तो यहाँ पे सोर्स है। तो उसी को यहाँ पे होस्ट बोला गया। क्या बोला गया? होस्ट, ठीक है। समझ में आई बात? तो जो क्या करे, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराए, उसी को हम होस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप समझना कि जो होस्ट है यहाँ पे, वो बेनिफिटेड होगा कि हार्म्ड होगा? ऑब्वियस ही बात है, हार्म्ड होगा। इसे तो खाया जा रहा है ना, तो नुकसान तो होस्ट को हो रहा है, बट बेनिफिटेड कौन हो रहा है यहाँ पे? पैरासाइट्स। क्लियर? तो पैरासाइट्स इन दिस प्रोसेस, पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड व्हाइल द होस्ट आर व्हाट? हार्म्ड। पैरासाइट्स जो है वो बेनिफिट होंगे लेंगे, बट होस्ट जो है उनको क्या होगा? नुकसान होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर लाइक द कैस्कड़ा, इट्स अ प्लांट। एग्जाम्पल में अमीबा भी है। नो, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द पैरासाइट्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ अब दो तरह के पैरासाइट्स हैं, दो तरह के पैरासाइट्स आई हैव रिटन हियर, इंडो एंड द एक्सो पैरासाइट्स। इंडो पैरासाइट्स, अब आप समझ रहे होंगे, इंडो मतलब इंटर, तो बेसिकली जो किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर हो, है ना, किसी होस्ट के अंदर जो पैरासाइट हो, उसे हम इंडो पैरासाइट बोलेंगे। लाइक द एग्जांपल हियर, इनसाइड द बॉडी आई हैव रिटन हियर एग्जांपल राउंड वॉर्म, टैपवॉर्म, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंडो पैरासाइट। ओके, ये बॉडी के अंदर रहते हैं। बट एक्सो, अब आप बोलोगे इनसाइड, तो आउटसाइड नहीं भाई साहब, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के ऊपर, ऑन द बॉडी। तो जो बॉडी के अंदर पैरासाइट्स हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंडो पैरासाइट, ठीक है। और जो बॉडी के ऊपर पैरासाइट हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सो पैरासाइट। एग्जांपल लीच हियर, अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा सेप्रोफाइटिक, जिसमें डेड और डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हमने देखा पैरासाइटिक, जिसमें हमने देखा कि किसी अनदर लिविंग के ऊपर डिपेंड करेगा। बट थर्ड जो अपना है, ये थोड़ा अलग है। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा कि जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फर्स्टली फूड को इनटेक करेंगे, ठीक है। पहले वो फूड को इनटेक करेंगे, देन बॉडी के अंदर वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। देखो, इनटेक ऑफ द फूड को हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। इनटेक ऑफ द फूड को हम इंजेशन, मतलब ऐसे मोस्टली जो है ना, होलोजोइक जो है वो मोस्टली एनिमल्स ही हैं, ठीक है। मोस्टली एनिमल्स ही हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन होगा, मतलब बॉडी के अंदर फूड को लिया जाएगा, इनटेक ऑफ द फूड होगा। देन बॉडी के अंदर इनके फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, ठीक है, तो डाइजेशन होगा। क्लियर? तो इंजेशन एंड देन डाइजेशन, मतलब जितना भी कुछ होगा इनमें, इनगल्फ पहले होगा, पहले फूड को खाया जाएगा, देन उस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। नाउ द टर्म व्हाट इज एंजाइम? व्हाट इज एंजाइम? पहले अब हम ये समझते हैं कि एंजाइम बेसिकली है क्या। तो मैं आपको बता दूं, एंजाइम तो बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और एंजाइम सेक्रेट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? एसोसिएटिव ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आप इन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, आप इन्हें एक्सेसरीज ग्लैंड भी बोल सकते हैं, आप इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? और इन्हें आप एसोसिएटिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो एंजाइम्स आर बेसिकली कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? इट इज यूज्ड टू चेंज और it is used to change the rate of digestion। बेसिकली ये डाइजेशन के रेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स आर व्हाट? तो इट इज यूज, और बेसिकली एंजाइम्स वर्क इन चेंजिंग द रेट ऑफ डाइजेशन। तो बेसिकली डाइजेशन के रेट को चेंज करने के लिए क्या होता है? ये काम आता है। दैट मीन्स डाइजेशन को बढ़ाना है, डाइजेशन की स्पीड को कम करना है। तो दीज आर द व्हाट? कैटलिस्ट, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स को बहुत ही डिटेल में। नाउ
अब हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक द अमीबा, पैरामीशियम, देन द एनिमल्स। तो हम अमीबा को भी पढ़ेंगे, अमीबा के बाद हम फिर पैरामीशियम को पढ़ेंगे, एंड देन पैरामीशियम हम एनिमल्स के ऊपर स्टडी स्टार्ट करेंगे, स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। नाउ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। तो ध्यान रखना, न्यूट्रिशन इन अमीबा को हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रिशन इन अमीबा को हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको पता ही कि न्यूट्रिशन अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये चीज़ तो चलो क्लियर है, ठीक है। अब ये भी हम समझ गए कि हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। इसका मतलब जो अमीबा है वो फूड को पहले लेता होगा बॉडी के अंदर, देन उसे डाइजेस्ट करता होगा, मतलब इनमें इंजेशन और डाइजेशन दोनों प्रोसेस होगा। तो चलो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये कोई शेप है अमीबा का, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ऑब्वियस सी बात है, यूनिसेलुलर है, किसी भी सेल का न्यूक्लियस होगा तो इसका भी न्यूक्लियस होगा, है ना। नाउ अब बेसिकली होता क्या है, ये जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कैप्चरिंग का काम करते हैं, जो फूड को कैप्चर पकड़ने का काम करते हैं, उनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो का मतलब फॉल्स एंड पोडिया का मतलब फुट। मतलब अमीबा का ये एक्चुअल में कोई पैर या हाथ नहीं है जिसके जरिए वो खाना पकड़ रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम स्यूडो कहते हैं, बट ये फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब फुट, क्लियर। एंड देन जब वो फूड को ऐसे पूरा कैप्चर कर लेगा, देखो इस वाले फिगर में मैंने दिखाया, और फूड यहाँ पे क्या हो गया, अंदर कैप्चर हो गया इस वाले एरिया में। तो जिस पार्ट में वो कैप्चर हुआ उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। एंड फाइनली फूड आ गया अंदर। तो इस तरीके से फूड जो है वो इनटेक होता है किसमें? अमीबा में। स्यूडोपोडिया, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये जो दोनों पार्ट है ये निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। किसको कैप्चर करते हैं? फूड को। फूड को कैप्चर किया मतलब फूड को टेक इन अंदर लिया, देन फूड क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट होगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ द फूड, क्लियर। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ द सिंपल सबस्टांसेस इन द साइटोप्लाज्म, क्लियर। जो भी इसमें फूड के जो सबस्टांसेस हैं वो इस वाले साइटोप्लाज्म में क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? उसमें डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड आउट, ठीक है। आउट मतलब उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो फूड अब डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है, उसे क्या हो जाएगा? सरफेस तक लाया जाएगा और बाहर इससे सेल से फिर वापस निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ओमनिवर ऑर्गेनिज्म। ओमनिवरस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों तरह की चीज़ों को खा सकता है, ठीक है। सो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ओमनिवर ऑर्गेनिज्म। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हॉलोजोइक। अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा? हॉलोजोइक होगा। इट टेक्स द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किसको बोलते हैं? फॉल्स फूड को। बेसिकली जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इनगल्फ्स द फूड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जब ये फूड के कांटेक्ट में आएगा तब ये फूड को क्या करेगा? इनगल्फ करेगा। इनगल्फ का मतलब अभी मैंने बताया था इंजेशन, दैट मीन्स इनटेक करेगा, फूड को लेगा, ठीक है, with the help of pseudopodia. Pseudopodia fuses over the food particle to form food vacuum. अब एक चीज जरा समझना, कह रहा है कि pseudopodia fuses। देखो फिजन और फ्यूजन का मतलब अलग अलग होता है। फिजन का मतलब टूटना, जबकि फ्यूजन का मतलब जुड़ना। इस चीज को समझना, फिजन का मतलब ब्रेकिंग, टूटना, और फ्यूजन का मतलब क्या? जुटना। यहां पे अगर आप देखें तो ये जो स्यूडोपोडिया ये आके आपस में जुड़ रहा है, तो ये दोनों आपस में अटैच हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि स्यूडोपोडिया जो है वो फ्यूज करते हैं किस चीज के लिए? टू प्रिपेयर द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। सो स्यूडोपोडिया फ्यूजेस ओवर द फूड पार्टिकल टू फॉर्म द फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स
food breaks down into the small soluble molecules and get readily absorbed by the cytoplasm, that is called absorption. The undigested food is removed by the cell membrane. वही बात हुआ जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्यूडोपोडियाज है वो फ्यूज कर गए, मतलब आपस में कंबाइन कर गए, देन कंबाइन करने के बाद क्या प्रिपेयर किया उन्होंने, फूड वैक्यूल प्रिपेयर किया, एंड देन फूड वैक्यूल प्रिपेयर करने के बाद क्या होगा, जो इसमें एंजाइम्स हैं वो उसे डाइजेस्ट करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल होगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, वो अमीबा से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि पैरामीशियम है क्या। तो जिस तरीके से अपना अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, पैरामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जो अमीबा था उसके पास फिक्स शेप नहीं था, जबकि यूनिसेलुलर के पास क्या है, फिक्स शेप है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अमीबा और पैरामीशियम में कि अमीबा का जो है वो फिक्स शेप नहीं था, डेफिनेट शेप नहीं था, बट पैरामीशियम का एक डेफिनेट शेप है। क्या है, पैरामीशियम का एक डेफिनेट शेप है। इन पैरामीशियम फूड रीचेज इन द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। जो मेन उसका पार्ट है जहाँ पे फूड रीच करता है, उस स्पेसिफिक पार्ट तक फूड पहुँचाने के लिए जो वर्क करता है उसे हम बोलते हैं सीलिया। बेसिकली अगर ऐसा मैं बोलूँ कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है अगर पैरामीशियम का, तो इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया कहते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड टेल लाइक स्ट्रक्चर। टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्लैजेला कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैजेला, जबकि हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया कहते हैं। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक हेयर लाइक और एक दूसरा टेल लाइक। ठीक है, तो बेसिकली वही हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जरिए जो है वो सीलिया मूवमेंट शो करता है। पैरामीशियम मूवमेंट शो करता है किसके जरिए, सीलिया के जरिए। सीलिया है क्या, तो सीलिया बेसिकली है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पैरामीशियम के बारे में सबसे पहले हमने जाना कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर है, दूसरा क्या है, डेफिनेट शेप है, तीसरा जो इसमें मूवमेंट होता है किसके जरिए होता है, सीलिया के जरिए। सीलिया क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब मुझे एक बात बताओ, हम पढ़ रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पहला पढ़ा था अमीबा। और होलोजोइक में हम एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा होगा, उनमें 5 कॉमन स्टेप्स जो होलोजोइक के हैं वो फॉलो होंगे। पहला क्या, इनटेक ऑफ द फूड, जिसे हम इनगल्फ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंजेशन। फूड का लेना क्या कहलाएगा, इंजेशन कहलाएगा। देन व्हाट विल हैपन, इसके बाद फूड डाइजेस्ट होगा, दैट मीन्स सेकेंड कॉमन स्टेप व्हाट इज डाइजेशन। देन उसके बाद क्या होगा, अब जो वो फूड इनटेक हुआ, फिर उसके बाद अब जो वो फूड डाइजेस्ट हुआ, एंड देन उसके बाद वो जो फूड है डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा। अब्जॉर्ब होने के बाद जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, इसके बाद अब जो वो फूड जो मैंने उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है, उस न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो भी मैंने न्यूट्रिएंट्स लिया है उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जाएगा और उसी यूटिलाइजेशन को हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। क्या हुआ, इंजेशन हुआ, इनटेक ऑफ द फूड हुआ, देन डाइजेशन हुआ, ऑब्वियस सी बात है डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको हम क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद एसिमिलेशन होगा, मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आया था उसको यूटिलाइज करेगी वो बॉडी, एंड देन जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेशन। ये 5 कॉमन स्टेप्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो इस 5 कॉमन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ अब पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम्स आर जनरली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जानते हैं हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। अगर और एक और बात क्या लिख सकते हैं बढ़ाने के लिए हम, कि होलोजोइक इन नेचर है ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, फीडिंग ऑन बैक्टीरिया, एल्गी, अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखें बैक्टीरिया,
स्मॉल ऑर्गेनिज्म, एल्गी को अगर ये खाता है तो इसका मतलब ये है कि इट इज कार्निवोर और कार्निवोरस इन नेचर, है ना। ये एक मांस ईटर है, ये वेजिटेरियन नहीं है। सो पैरामीशियम्स आर जनरली कार्निवोर। क्या है ये? कार्निवोर है, ठीक है। और कार्निवोरस इन नेचर आप कह सकते हैं। नाउ इतने के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है पैरामीशियम के बारे में कि ये एक फिल्टर फीडर होता है। क्या होता है? फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर का मतलब ये है कि कुछ पार्टिकल्स को ये एक्सेप्ट करता है और कुछ पार्टिकल्स को ये रिजेक्ट करता है। मतलब जो इसके लिए ज़रूरी है, जिस न्यूट्रिएंट्स को ये कंज्यूम करना चाहता है, जो इसे बेनिफिटेड लगता है उसे वो एक्सेप्ट करेगा, जो इसे हार्म्ड नज़र आता है उसे वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे हमारे में भी होता है। मान लो हम पानी इनटेक करते हैं तो हम उसे बहुत बार क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं, स्पिट कर देते हैं। क्यों स्पिट करते हैं? हमें लगता है कि वो चीज़ें क्या वो बेकार है अगर, तो हम उसे स्पिट करते हैं, है ना। वैसे ही ये भी एक क्या है, फिल्टर फीडर है। मतलब जो चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है उसे वो इनटेक करेगा, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे वो रिजेक्ट कर देगा। आई होप आपको पैरामीशियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। पैरामीशियम के बाद अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है। हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेल है। सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। एंड देन ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें इतनी सारी चीज़ें। मैं आपको एक और बात बता दूं कि सेल जो है वो मॉलिक्यूल का बना होता है और मॉलिक्यूल्स बेसिकली फॉर्म करते हैं प्रोटोप्लाज्म को, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो स्पेसिफिक पार्ट होता है सेल का। बेसिकली पूरा का पूरा सेल ही प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। नाउ तो अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारा कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये एक ऑर्गन सिस्टम ही है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है। तो अब इसमें डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है? देखो, हम भी एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में भी इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन फॉलो होता होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं। इनटेक ऑफ द फूड हम लेते हैं, फूड हमने लिया, खाना खाया, ठीक है। देन हमारे स्टमक में एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? फूड वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद फिर क्या होगा? आफ्टर डाइजेशन के बाद फिर उसमें अब्जॉर्प्शन होगा। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एंड देन अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हुए हैं उसका यूटिलाइजेशन होगा, मतलब ब्लड में मिलेगा और सेल तक पहुंचेगा, ठीक है, हर एक सेल तक। तो अब क्या हुआ? उसका यूटिलाइजेशन हुआ और जो वेस्ट पार्ट था वो क्या हो जाएगा? इजेस्ट कर जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते हैं। उसके बाद हम अलग से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ेंगे एंड लास्टली मैं क्या करूँगा? एक चार्ट बना के बोर्ड पे दिखा दूंगा और जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो इसे कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम सबसे पहले जो पार्ट पढ़ते हैं वो क्या होता है? माउथ, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे बकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? वैसे तो बकल कैविटी और ओरल कैविटी इसे हम बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। और माउथ जो है यहाँ पे क्या होता है? इंजेशन प्रोसेस। होलोजोइक के अंदर हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? तो डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। इनटेक ऑफ द फूड कहाँ हुआ? मुंह में हुआ और डाइजेशन भी यहीं शुरू होता है। कैसे? देखो, टीथ जिसके जरिए हम फूड को चीव करते हैं, ग्राइंड करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है। और सैलिवा जो होता है उस फूड में कंटिन्यूअसली मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद पूरा चीव, जिसे मैस्टिकेशन कहते हैं, मैस्टिकेशन मतलब चिवाना। तो जब मैस्टिकेट हो जाता है फूड पूरा का पूरा तो क्या बन के तैयार होता है? बोलस। बोलस जिसे लुगदी ऐसे गोल कह सकते हो। चबाने के बाद फूड कैसे बन जाता है? तो जिस फॉर्म में फूड तैयार होता है ना चबाने के बाद, उसे हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, माउथ में मैस्टिकेशन किया, फूड को चबाया, चबाने के बाद फूड क्या बन गया, बोलस। उसके बाद हम क्या करते हैं, फूड को डिग्लुटेशन करते हैं, डिग्लुटेशन मतलब निगलना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने फूड को डिग्लुटेशन किया, फूड को हमने निगला, निगलने के बाद कौन से पाइप के जरिए, तो ऑइसोफेगस के जरिए। अब आप बोलोगे सर आपने सैलिवरी अमाइलेज एंड सैलिवा के बारे में आपने नहीं बताया, तो अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको ग्लैंड्स अलग से पढ़ाऊंगा, तब मैं उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा था यहाँ पे करने का, बट एक्चुअली बहुत छोटा है तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। नाउ फिर भी आप समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। सैलिवरी अमाइलेज बेसिकली जिसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है, सैलिवरी अमाइलेज का सेक्रेशन जो है सैलिवरी ग्लैंड से होता है। हमारे पास 3 पेयर में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सबमिक्सिलरी, सबलिंगुअल, ठीक है। पैरोटिड तो ये जो अपना पार्ट है ना, वेस्टिजियल पार्ट, इस दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, चिक चिक वाले पार्ट को वेस्टिजियल पार्ट। तो ये जो वेस्टिजियल पार्ट है वहां से सेक्रेट होता है, क्या वहां से सेक्रेट होता है वो, ये दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, क्या बोलते हैं, पैरोटिड। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर कितने पेयर, 3 पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरोटिड जो ये चिक वाले पार्ट से, वेस्टिजियल पार्ट से सेक्रेट होता है। दूसरा सबलिंगुअल जो ये नीचे वाले जॉ वाले में एरिया में जो होता है, यहाँ वाले ग्लैंड्स को हम सबलिंगुअल कहते हैं, यहाँ वाले को। और टंग के नीचे जो जीभ के नीचे वाला है, जो जीभ के नीचे वाला है उसको हम कहते हैं सबमिक्सिलरी, क्या बोलते हैं, जीभ सबमिक्सिलरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 6 डक्ट हो जाते हैं जहां से क्या होता है, सैलिवा का सेक्रेशन होता है। बट मैं जब आपको पूरा का पूरा ग्लैंड्स अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको सैलिवरी, गैस्ट्रिक सबके बारे में अलग अलग से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नाउ तो खैर फिलहाल इसको छोड़ो, बट हाँ एक चीज ध्यान रखना कि माउथ में जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो क्या कंटेन करता है, तो वट एवर वी ईट दैट कंटेन्स व्हाट, स्टार्च। क्या कंटेन करता है, वो स्टार्च कंटेन करता है। और वो जो स्टार्च कंटेन करता है, वो स्टार्च जो है जब वो सैलिवरी अमाइलेज जिसे हम टाइलिन बोलते हैं उसके कांटेक्ट में जब वो आता है, देन उसके बाद क्या बन जाता है, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, माल्टोज में, ठीक है। तो ये है अपना टाइलिन, देखो पी से स्टार्ट होता है बट पी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, माल्टोज में। किसके कारण से, टाइलिन जिसे हम सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं, ठीक है। खैर हम इस चीज को अलग से भी स्टडी करेंगे। नाउ माउथ इनटेक ऑफ द फूड, मुंह में क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फूड को इनटेक किया, सो इंजेशन प्रोसेस कहाँ हुआ, माउथ में। मतलब डाइजेशन प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ में टिथ है, चीविंग, ग्राइंडिंग, कटिंग का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें हम जानते हैं। हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, अलग अलग तरह के दांत हैं, ठीक है। ये सब तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ये मैंने यहाँ पे एक टिथ का फिगर ड्रॉ किया, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो मैं आपको टिथ के अंदर आज बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस ये जो बाहरी वाला है, ये अपना क्या है, इनामल है, ठीक है। और ये जो इनामल है, इसके ठीक ये जो बना कौन से सेल का होता है, इनामल बना होता है एम्लियोब्लास्ट सेल का। कौन से सेल का, एम्लियोब्लास्ट सेल का बना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा है जो उसके ठीक नीचे वाला, उसको हम डेंटाइन बोलते हैं, और डेंटाइन बना होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल का। कौन से सेल का, ओडोंटोब्लास्ट। देन है अपना पल्प, क्या है, पल्प, ठीक है। और ध्यान रखना पल्प जिसमें नर्व सिस्टम चलते हैं, नर्व सिस्टम जो है उसमें होता है, ठीक है। नाउ जो अपना टिथ है और जो अपना गम है, तो टिथ और गम को जो जोड़े होता है, उस बॉन्डिंग को जो बनाए रखता है, उसे हम सीमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंटम। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। इनामल, डेंटाइन, पल्प एंड गम प्लस टिथ को जो जोड़े रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं, ठीक है। नाउ मैस्टिकेशन एंड बोलस तो आपको समझना होगा, चबाने के बाद जो तैयार होता है उसे हम बोलस बोलते हैं। मैस्टिकेशन मतलब चीविंग ऑफ द फूड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैस्टिकेशन। टंग का काम क्या है, रोलिंग और टेस्टिंग ऑफ द फूड, फूड को चबाना और उसे टेस्ट करने का काम है, ये तो हम जानते हैं। मैं आपको टंग के बारे में भी एक और पॉइंट आपको बता दूं, फ्रेनेलम। टंग जो है वो अटैच होता है एक मसल से जिसे हम फ्रेनेलम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जीभ में देखो तो अंदर जाके वो अटैच है, ठीक है। और वो जो फ्रेनेलम है वो भी एक बोन से अटैच होता है जिसे हम हायोड बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हायोड बोन, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि टंग कौन से मसल से और वो मसल कौन से बोन से अटैच होता है, ठीक है। कौन से बोन से अटैच होता है, तो हायोड बोन से अटैच होता है। नाउ स्टार्च, हम ये तो समझ गए कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है वो हमारे माउथ में आने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब जो फूड है वो इंटर करता है किसमें, ऑइसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। कौन से नाम जानते हैं, फूड पाइप। इसे हियाटस भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, हाइटस, इसे हाइटस के भी नाम से आता है, ध्यान रखना। ऑइसोफेगस को हाइटस या फूड पाइप, आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसे हाइटस के नाम से पढ़ा जाता है। तो फिर वहां मत सोचना कि ये नई चीजें क्या होगी, हाइटस को ही फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। और
टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, काम क्या है इसका, मुंह से खाना को लेकर उसे पहुंचाता है कहां, स्टमक तक, कहां तक, स्टमक तक उस फूड को पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। बैक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, अब प्रॉब्लम ये है कि सर व्हाट इज द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, तो जो अपना ऑइसोफेगस है, फूड पाइप है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसमें, ठीक है। वो जो पाइप है वो फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट के जरिए फूड को ऊपर से ले जाकर स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज व्हाट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज व्हाट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। नाउ अब वो फूड पहुंच गया कहां, स्टमक में, फूड कहां पहुंचा, स्टमक में, ठीक है। अब देखो स्टमक जो है, यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेसिकली स्टमक जो है वो जे शेप में होता है, कौन से शेप में, जे शेप में, लेकिन जब स्टमक में फूड भर जाता है उसके बाद ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जब तक स्टमक में फूड नहीं है वो जे शेप में रहेगा, लेकिन जब स्टमक में फूड भर जाता है उसके बाद स्टमक जो है वो कौन से फॉर्म में आता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों जगह पे स्फिंक्टर लगा होता है, स्फिंक्टर जो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, जिसे हम कंट्रोल नहीं करते, क्लियर। ये जो स्फिंक्टर है ये बेसिकली अलाउ करता है फूड को स्टमक में एंट्री देने का, ठीक है, और यहाँ पे जो स्टमक, यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा है वो अलाउ करता है फूड को कहाँ भेजने में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टमक के बाद फूड कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्फिंक्टर जो है वो बेसिकली अलाउ करता है फूड को कहाँ से कहाँ आने में, फूड को फूड पाइप से स्टमक में इंटर होने में, एंड देन स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर बेसिकली मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शन शो करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे ऑइसोफेगस में भी इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। मैं आपको बता दूं तो कि शुरुआत का 1/3 जो होता है वो वॉलेंट्री, जबकि जो 2/3 होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को शो करता है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, शुरुआत के 1/3 जो है वो वॉलेंट्री है, जबकि आगे का जो 2/3 है वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन को शो करता है। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब 1/3 जो है वो कंट्रोलेबल है और 2/3 जो है वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। नाउ अब स्टमक में फूड आ गया, ठीक है। स्टमक में फूड आने के बाद मैंने आपको बताया स्फिंक्टर समझा दिया मैंने आपको, स्फिंक्टर के जरिए क्या होगा, स्फिंक्टर क्या करता है, अलाउ करता है फूड को एंट्री देने का, किसमें, स्टमक में, ठीक है। अब देखो स्टमक में वॉल होते हैं, एक होता है सरफेस म्यूकस सेल और दूसरा होता है सरफेस म्यूकस नेक सेल। ये जो दोनों सेल हैं, सरफेस म्यूकस सेल, दूसरा म्यूकस नेक सेल, ये दोनों प्रिपेयर करते हैं म्यूकस को, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको म्यूकस का काम क्या है। दूसरा है पैरेटियल सेल, ठीक है। पैरेटियल सेल जो है वो बेसिकली, चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि स्पेस बचे। पैरेटियल सेल जो है वो बेसिकली प्रिपेयर करता है किसको, ये प्रिपेयर करता है पेप्सिन को, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और जो वो चिप सेल प्रिपेयर करता है पेप्सिन को, ठीक है। और लास्ट में एक और मैंने लिखा यहाँ पे ECF सेल। ये जो ECF सेल है ये बेसिकली प्रोरेनिन बनाने का काम करता है, ठीक है। ये बच्चों में जनरली पाया जाता है, ठीक है, बच्चों में, एडल्ट में नहीं होता। तो आपको बेसिकली 3 पढ़ना है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एंड द म्यूकस। ये सब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि म्यूकस बेसिकली है क्या। तो म्यूकस जो है वो स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिंग वॉल लेयर तैयार करता है, जो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक के वॉल को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे अप्रॉक्स पीएच वैल्यू 2 होता है, पीएच वैल्यू अप्रॉक्स कितना होता है, 2 होता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक से बचाने के लिए म्यूकस जो है वो एक इनर प्रोटेक्टिंग लेयर तैयार करता है, जिससे क्या होता है, स्टमक के वॉल को बचाया जा सके, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं इसका पीएच वैल्यू 2 है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हार्मफुल है, ठीक है। नाउ और पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। ये कैसे करता नहीं करता, तभी मैंने बोला आपको ग्लैंड्स में मैं आपको अलग से डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा।
फिलहाल आपको यहाँ पे ये समझना था कि सरफेस म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल, पैरिटल सेल, चीफ सेल और रिसेप्ट सेल क्या है और इनका काम क्या है। ठीक है, म्यूकस हम वैसे समझ ही रहे हैं। स्फिंक्टर और स्फिंक्टर मैंने आपको बता दिया दो तरह का। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे स्फिंक्टर के बाद जो ये पार्ट बचता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इस पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर ऑफ ड्यूओडेनम। मतलब अब यहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये सर व्हाट इज ड्यूडेनम, तो अब मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजनम और तीसरा इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट, 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ये 3 पार्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। ड्यूडेनम अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर का होता है, जेजनम जो है वो अप्रॉक्स 2 मीटर का, जबकि इलियम जो है वो 3 मीटर का होता है। ड्यूडेनम में मैक्सिमम, इस चीज का ध्यान रखना, मैक्सिमम बाबू डाइजेशन यही हो जाता है। ड्यूडेनम में ही मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है, जेजनम में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और इलियम में दोनों, बोथ। इलियम एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो जेजनम और इलियम है ये सी लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। ठीक है, ये शायद आई थिंक जे शेप में और ये सी लाइक स्ट्रक्चर में होता है। हाँ, बट ध्यान रखना इलियम जो है ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ड्यूडेनम जो है ये 25 सेंटीमीटर का और मैक्सिमम डाइजेशन यही हो जाता है, जबकि जेजनम में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है और इलियम में दोनों होता है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों। ठीक है, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे क्या होता है, वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी उसमें एक्सेस वाटर है, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है, ठीक है, उसे डेफिकेशन मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। एनस वो पार्ट है जिसके जरिए क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल जो है उसे बाहर निकाला जाता है। बट आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे भी स्फिंक्टर लगा होता है, क्योंकि ये खुद ब खुद नहीं निकलता है ना, खुद ब खुद नहीं निकलता, ये क्या होता है, तो ये अलाउ करता है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन, देन उसके बाद ये स्फिंक्टर जो है उसे अलाउ करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर आने के लिए। ठीक है, एक और चीज यहां पे रह गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैं आपको बता दूं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विली जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विली, ये बेसिकली करता क्या है, तो अब जो फूड बेसिकली तैयार हो चुका है, ठीक है, जो अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमने निकालना है, उसे अब्जॉर्ब करने में, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इस चीज को समझना कि जो फूड बेसिकली, देखो समझना, जब हमने फूड को अचीव किया था तो बना था क्या, बोलस, क्या बना था, बोलस, और बोलस बनने के बाद डिग्लूटेशन हुआ, हमने उसे निगला, स्टमक में आया, स्टमक से जो निकलने के बाद जो बनता है, स्टमक में जो बनता है उसे हम काइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइन। एंड देन काइन के बाद फूड इंटर करके किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे फाइनली क्या होता है, यहाँ पे फूड आने के बाद कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने भी तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहला इंजेक्शन देन डाइजेशन, अब क्या, अब्जॉर्प्शन। तो अब अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसके जरिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे अब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है उन्हें अब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है। उसके बाद असिमिलेशन होता है, ब्लड जो है वो सेल तक पहुंचाने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन के बाद सेल जो है उसका यूटिलाइजेशन करती हैं, और साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से इजेशन प्रोसेस के जरिए बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है माउथ में। कौन से ऑर्गन में, माउथ में। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करता है, सैलिवा को, जिसे हम सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन के नाम से जानते हैं। टाइलिन, सैलिवरी अमाइलेज या जनरली सैलिवा हम कहते हैं। ठीक है, सैलिवा जो है
वो बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स है वो डक्ट ग्लैंड्स के जहाँ से प्रोड्यूस होता है। पहला तो है पैरोटिड, जो जिसे हम चिक वाले एरिया में, जो मैंने आपको बोला था वेस्टिजियल पार्ट, जो अपना वेस्टिजियल कैविटी वहां पे पाया था पैरोटिड। दूसरा सब मिक्सिलरी, जो कहाँ है, लोअर जॉ में, कहाँ पे, लोअर जॉ में, ठीक है। और फिर कौन सा है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहाँ, बिलो द टंग, जीभ के नीचे। तो ये 3 पेयर्स हैं जहां से क्या होता है, सैलिवा का सेक्रेशन होता है, ठीक है। सैलिवा करता क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करता है। और जब वो हाइड्रोलाइसिस करता है तो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस के दौरान स्टार्च को कन्वर्ट करके माल्टोज, जिसे हम शुगर बोलते हैं, के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज, या आप शुगर कह सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। स्टमक की हम बात कर रहे हैं, स्टमक जो हमारा है इसका मेन ऑर्गन क्या है, स्टमक, ठीक है। हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑर्गन क्या, स्टमक। क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स को, जिसे हम जूस या एंजाइम जो भी बोलो, ठीक है। मैंने बोला एंजाइम बना किसका होता है, प्रोटीन का, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, म्यूकस का और पेप्सिन का। मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है म्यूकस, और कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है पेप्सिन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, तो इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड मेक्स द मीडियम अल्कालाइन, ठीक है। तो बेसिकली करता क्या, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है और मीडियम जो स्टमक है उसे अल्कालाइन बनाने का काम करता है, ठीक है। दूसरा है म्यूकस, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के इनर वॉल को, मैंने बोला था कि जो इनर लाइनिंग है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो HCl है उसकी pH वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है, 2। अच्छा ध्यान रखना कि जो सैलिवा है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 6.8 होता है, ठीक है। नाउ पेप्सिन, पेप्सिन दैट मीन्स द प्रोटीन टू पेप्टोन्स। पेप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मैंने आपको बोला था कि उसमें एक और सेल होता है जिसे हम ECF सेल कहते हैं। ECF सेल जो है वो प्रोरेनिन को सेक्रेट करता है, और मैंने बोला था कि बच्चों में पाया जाता है वो, ठीक है। जो बेसिकली इन्फेंट बेबीज हैं, उन बेबी में जो आपको है वो ECF सेल पाया था, और ECF सेल जो है वो प्रोरेनिन, जिसे रेनिन बोलते हैं, का सेक्रेशन करता है। और बेसिकली ये जो सेक्रेट होता है ये क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन, जब चूंकि वो बच्चे होते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो मिल्क प्रोटीन जिसे हम कैसिनोजेन बोलते हैं, उसको क्या करता है, कर्डलेस मिल्क में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब बेसिकली जो वो मिल्क है, जो केसिन प्रोटीन है, उसे डाइजेस्ट करने का काम बच्चों में हेल्प कौन करता है, तो प्रोरेनिन या रेनिन एंजाइम जो है वो उसमें हेल्प करता है। तो कर्डलेस मिल्क टू प्रोड्यूस केसिन प्रोटीन, और उससे केसिन प्रोटीन को तैयार करता है। जनरली ध्यान रखना कि दूध में केसिन प्रोटीन ही पाया जाता है। नाउ और उसे डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, तो रेनिन। कौन सा एंजाइम, रेनिन, ठीक है। लीवर, देखो अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइनल एंजाइम, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, मैंने आपको बोला था कि जैसे ये अपना जो जे शेप ग्लैंड्स है, ठीक है, बेसिकली कुछ इस तरीके से, ये जो अपना जे शेप्ड में अपना स्टमक है, इसमें चर्निंग होती है ना। स्टमक जो है वो बेसिकली उस फूड को पूरे तरीके से तोड़ के क्या बनाने का काम करता है, काइम बनाने का काम करता है, क्या, काइम, ठीक है। और ये जब काइम बना रहा होता है तो ये जो स्टमक है, ये जो स्टमक है, इस स्टमक में चर्निंग होगी, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके लिए जो प्रोटीन काम करता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली जो हार्मोन्स काम करते हैं, सॉरी, जो हार्मोन्स काम करते हैं उसे हम बोलते हैं हिस्टामिन। क्या, हिस्टामिन, ठीक है, ये हिस्टामिन प्रोटीन। और एक और होता है सेरोटोनिन। ये 2 हार्मोन्स हैं, ठीक है। स्टैटिन भी हार्मोन है एक जो इसमें काम आता है। तो ये जो हार्मोन्स है ये बेसिकली स्टमक को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, चर्निंग के लिए, किस चीज की चर्निंग के लिए, फूड की चर्निंग के लिए, उसे कॉन्ट्रैक्ट करने और रिलैक्स करने में, उसे बेसिकली वर्क कराने में ये हार्मोन्स जो हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करें इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की। इंटेस्टाइनल एंजाइम में पहला हम बात करेंगे लीवर का और दूसरे बात करेंगे पैनक्रियास का, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में कंप्लीटली जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनम वो पार्ट है जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है, सी, जेजुनम का यू, इलियम कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि जो जेजुनम पार्ट है, ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट है,
वो कनेक्टेड होता है किससे, हमारे स्टमक से। स्टमक के बाद जो स्फिंक्टर वाला पार्ट मैंने बताया था, वहां से जो सुपीरियर पार्ट था वो क्या था, ड्यूडेनम था, जिसे हम सुपीरियर ड्यूडेनम कहते हैं, है ना। ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ड्यूडेनम में ही क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता था, और जेजनम में अब्जॉर्प्शन, है ना, और इलियम में बोथ। इलियम कैसा, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर में। अब देखो, जब हमारे स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन होता है तो यहाँ पे दो तरह के जो हैं वो ग्लैंड्स काम करते हैं। एक काम करता है क्या, लीवर, और दूसरा क्या, पैनक्रिया। ठीक है, लीवर वजन अप्रॉक्स कितना, 1.5 to 1.5 kg के आसपास में। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, जो इंटेस्टाइन है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इंटेस्टाइन की साइज जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, हार्बीवोरस जो होते हैं उनका इंटेस्टाइन लंबा होता है, क्योंकि आपको पता है स्टार्च और सेलुलोज का डाइजेशन जो है वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ठीक है, नाउ 1.2 to 1.5 kg होता है किसका साइज, लीवर का। ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इस चीज का ध्यान रखना। कलर कैसा होता है इसका, रेडिश ब्राउन। मैं आपको बता दूं कि लीवर जो है वो बेसिकली दो लोब में बटा हुआ है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और सबसे खास बात यह है कि अगर इसमें से किसी भी एक लोब को अगर हटा दिया जाए या डोनेट कर दिया जाए तो भी इंसान सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो हैप्टिक लॉब्यूल्स, जो कंटेन करता है क्या, हैप्टिक सेल्स को। ये हैप्टिक सेल्स का काम क्या था, आपको पता है कि लीवर जो है वो बाइल को तैयार करता है। किसको, बाइल को तैयार करता है। ठीक है, और वो जो बाइल तैयार करता है, वो बाइल का सेक्रेशन होने के बाद जाके वो बाइल कहाँ जमा हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो लीवर का काम क्या है, बाइल को सेक्रेट कराना, जो जाके स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। लीवर डायरेक्टली बाइल को इंटेस्टाइन में नहीं भेजता, लीवर भेजता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर जो है उसे भेजता है किसमें, इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, तो ड्यूडेनम में। देखो, तो लीवर वेट इतना हो गया। ठीक है, रेडिश ब्राउन है, 2 लोब्स है, राइट एंड लेफ्ट। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, हैप्टिक लॉब्यूल्स विच कंटेन्स द हैप्टिक सेल्स। ठीक है, क्या कंटेन करता है वो, हैप्टिक सेल्स कंटेन करता है, विच सेक्रेट द बाइल, जो बाइल का सेक्रेशन करते हैं। विच बाइल बेसिकली ग्रीन इन द कलर, गॉल ब्लैडर ग्रीन होता है। विच पासेस थ्रू द हैप्टिक डक्ट। ठीक है, जिस रास्ते से पास करता है उस नली को हमने हैप्टिक डक्ट बोला। एंड इज स्टोर्ड, ठीक है, एंड इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, और वो जो हैप्टिक सेल्स है वो क्या करेगा, बाइल का सेक्रेशन कराएगा, और वो बाइल जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। ध्यान रखना कि हैप्टिक लॉब्यूल से निकलने वाला डक्ट क्या, हैप्टिक डक्ट, और दूसरा जो गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो डक्ट है, देखो 2 पाइप आया, एक आया हैप्टिक डक्ट जो आया हैप्टिक सेल से, दूसरा आया किससे, गॉल ब्लैडर वाला। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और ये दोनों मिलाकर जो डक्ट बनाता है उसे बोलते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट। और ये दोनों मिलाकर जो बनने वाला कॉमन बाइल डक्ट है, ये जाके ओपन कहाँ होता है, तो ये जाके ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाके ये ओपन हो जाता है। काम क्या है आपको पता है बाइल का, तो बाइल का फंक्शन बेसिकली है क्या, जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उसे तोड़कर स्मॉल ग्लोब्यूल्स या स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। एंड द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इमल्सिफिकेशन। तो बेसिकली फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है कौन, हमारा बाइल। ठीक है, नाउ अगला हमारा है पैनक्रिया। पैनक्रिया क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस को, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। फाइनली यहाँ पे वो जो माल्टोज तैयार हुआ था यहाँ पे आते थे, वो ग्लूकोज में रेडी हो जाता है। देन उस ग्लूकोज को फिर हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को क्या कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स में। बेसिकली जो प्रोटीन का फॉर्म यहाँ पे तैयार हुआ था पेप्टोन्स, उस पेप्टोन्स को वो कन्वर्ट करता है। तो पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। मैंने शुरुआत में लिखा था डाइजेशन क्यों होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स एंड फैट से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाने के लिए ही डाइजेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि इतने लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स को हम कंज्यूम या उसका डाइजेशन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगला है लाइपेज, जो क्या करता है, वो जो ग्लोब्यूल्स तैयार हुए थे उस ग्लोब्यूल्स में, उस ग्लोब्यूल्स को देखो 2 बार तोड़ता है। फर्स्ट टाइम जब लाइपेज तोड़ता है तो उसे तोड़ता है डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में।
फिर वो जो डाई और मोनोग्लिसराइड्स है वो दोबारा उसी लाइपेज से टूटते हैं और तैयार करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो पूरा का पूरा फंक्शन करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।